जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं मोस्ट टॉप 20 एमसीक्यू, वो भी सीटेट के पेपर के लिए। तो सीटेट के ये 20 क्वेश्चन, पेडागोजी के ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ये 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार सीटेट के पेडागोजी सब्जेक्ट में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो ये 20 के 20 क्वेश्चन आप अच्छे से रटेंगे, क्योंकि संभवतः आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में, यानी कि जो एग्ज़ाम 2024 जून में होने वाले हैं सीटेट के, उसमें इनसे क्वेश्चन, इन 20 क्वेश्चनों में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को आप रटेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। यह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? तो कौन सी अवस्था है वो? जब वो चिंतन प्रारंभ करता है, बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। तो ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे आप लोग, अच्छे से रटेंगे इन सारे क्वेश्चनों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मन का मानचित्रण संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मन का मानचित्रण संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। किससे? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से इसका राइट आंसर होगा। मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है, तो वो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। कहाँ से? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण से परिभाषित किया जाता है। याद रखेंगे। तो बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो बच्चे के संज्ञात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस की ओर संकेत करता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस की ओर संकेत करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इसका राइट आंसर है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपना समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे पियाजे को, जीन पियाजे को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे जीवन के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्न में किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? चलिए इसका भी आंसर जानेंगे हम लोग। तो किसने कहा था ये स्ट्रेंग ने। ऑप्शन डी, स्ट्रेंग के अनुसार शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। तो किसके अनुसार? ये स्ट्रेंग, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन डी स्ट्रेंग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। सही बात है, ये विकास कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो निरंतर बदलती रहती है। याद रखेंगे विकास होता रहता है। ये विचार किससे संबंधित है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो किससे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत। किससे? निरंतरता का सिद्धांत। याद रखेंगे, यानी कि निरंतर, निरंतर का मतलब होता है दिन प्रतिदिन विकास बढ़ते रहता है, समाप्त नहीं होता है।
उसमें बढ़ोतरी होती रहती है निरंतर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी कि वो वयस्क हो जाते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं वयस्क हो जाते हैं। तो कौन सी अवस्था होती है वो, याद रखेंगे। कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, याद रखेंगे किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो होती है दोस्तों, उसमें वयस्क हो जाता है बच्चा, वयस्क हो जाता है। ये लगभग जो इसकी उम्र वर्ष माना गया है किशोरावस्था की, ये 13 से 18-19 साल की अवस्था मानी गई है। और यहीं पर प्रौढ़ अवस्था की बात की जाए तो ये मिडल एज होता है, यानी कि मिडल एज का मतलब होता है कि पूरी तरह से व्यस्क हो जाता है इंसान। और मिडल एज लगभग आपका 30 से 35 आप मान सकते हैं। 30 से 35 वर्ष के जो व्यक्ति हो जाते हैं उसे प्रौढ़ावस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था जो होता है वो 10 से 12 साल कहा जा सकता है। और पूरे बाल्यावस्था जो होता है वो 3 से लगभग 6, कहीं कहीं 2 से 7 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये पूरे बाल्यावस्था माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी, वो किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे प्याजे द्वारा। ऑप्शन बी प्याजे द्वारा। तो प्याजे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनको आप रट लेंगे। आपके एग्जाम में सीटेट के बिल्कुल हमेशा प्याजे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, यानी कि दिमाग के विकास के लिए 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। तो किसने की थी? वो जीन प्याजे ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वह कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो बच्चा जिसमें घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। तार्किक का मतलब होता है वो उस घटना को सोचने लगता है कि ये घटना किस कारण से हो रही है और इस घटना को हम, अगर वो घटना गलत हो रही है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं। यानी कि वो तार्किक तर्क लगाने लगता है उन बातों का, गलत है ये बात या सही है, अपना तर्क, वो अपना दिमाग यूज करने लगता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे। कौन सी अवस्था होती है? तो वो होती है दोस्तों ऑप्शन बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। आई होप अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम इस बार सीटेट पार बिल्कुल करवा के रहेंगे। और ऐसे ही रोज डेली आप लोगों के लिए सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों तक लेके आते रहेंगे। रोज डेली आप रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। ऐसे ही 20-30 क्वेश्चन में रोज डेली आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और आपके एग्जाम से पहले पूरी तरह से तैयारी आपकी हम बिल्कुल करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, इसका राइट आंसर है। इसीलिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित माना गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अनौपचारिक शिक्षा के कारण परिवार एक साधन है। तो किसके? अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा जो होता है वो कैसे मिलती है? तो ये एक खुला वातावरण का शिक्षा माना जाता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से इसे लिया जाता है। अपने परिवार के अंदर इसको लिया जाता है, इस शिक्षा को अपने आसपास के लोगों द्वारा इस शिक्षा को लिया जाता है। मैदान में, स्कूल में, खुले मैदान में, ये एक तरह से स्वतंत्र शिक्षा है जिसको अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ये परिवार का एक साधन है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक विद्यालय में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे आदर्श, क्या होगा? आदर्श रूप से बर्ताव कर। याद रखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव कर कर।
एक शिक्षक को हमेशा जो अपना स्टूडेंट होता है, बच्चा होता है, उसको सर्वोपरि मानना चाहिए। आदर्श रूप से उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। वो कितनी भी गलती कर दे, हमें उसको डाँटना नहीं है, मारना नहीं है या कुछ उल्टा-सीधा नहीं बोलना है। यानी कि आप एक तरह से बच्चे को भगवान का रूप दे सकते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते भी हैं, तो बच्चों को भगवान के रूप के समान समझना चाहिए। वो लाख गलतियाँ करेंगे, तो आपको जो है उनको डाँटना नहीं है, उनको प्यार से समझाना है। तो यही टीचर का एक काम होता है। अगर आपसे पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, अगर नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछता है, यानी कि आपको कह दिया कि ये बच्चा शरारत कर रहा है, तो बच्चे के साथ क्या किया जाए, तो टीचर कैसा बर्ताव करेगा? टीचर उसको डाँटेगा, टीचर उसे कम नंबर देगा या टीचर उसे जो है प्रताड़ित करेगा या टीचर उसे प्यार से समझाएगा। तो दोस्तों, नेगेटिव जितने भी आंसर होंगे वो आपके गलत होंगे। तो टीचर लाख गुना बच्चा गलती कर दे, पर टीचर उसको डाँटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो डाँटना, मारना और प्रताड़ित करना, ये सारे आंसर नहीं होंगे। टीचर उसे अच्छे से आदर्श रूप से उससे बर्ताव करेगा, तो यही आपका आंसर होगा। याद रखेंगे, आदर्श रूप से बर्ताव कर सकता है शिक्षक, सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है इस कारण से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट या बच्चे जो हैं वो सर्वोपरि हैं। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, इसको दूर करना शिक्षक का काम है, ना कि शिक्षक का ये काम है उनकी कठिनाइयों को बढ़ाना। यानी कि उनको डांटना, मारना, पीटना, उनकी कठिनाइयों को बढ़ाना, ये शिक्षक का कार्य नहीं है। शिक्षक का जो महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, जो उसका अधिकार है, यानी कि उसका काम है, तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, सॉल्व करना उनकी प्रॉब्लमों को। तो ये एक शिक्षक का कार्य है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। तो कहां पर करेगा? असंगठित जो बच्चा है, यानी कि जो एक तरह से आप कह सकते हैं घर में बंद बच्चा जो है, असंगठित यानी कि वो घर में है, खुले वातावरण में वो नहीं रहा है, तो उसे असंगठित बच्चा कहा जाएगा। तो सबसे ज्यादा परेशानी उसे कहाँ होगी दोस्तों? तो स्वतंत्र अध्ययन में। याद रखेंगे, जो बच्चा एक कमरे में बंद हो, फिर उसके बाद उसको बाहर निकाला जाए, उसे बाहर तरह-तरह के स्वतंत्र रूप से बहुत अलग-अलग तरह के लोग मिलेंगे, तो वहाँ उसे कठिनाइयों का सामना थोड़ा-सा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ उसे अलग-अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी और समझने में भी उसे थोड़ा समय लगेगा। तो स्वतंत्र अध्ययन में असंगठित घर से आने वाले बच्चे को कठिनाई का अनुभव करेगा। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, चरित्र का विकास होता है तो किस प्रकार होता है? देखिए यहाँ पर, तो इच्छा शक्ति द्वारा, बिल्कुल सही, इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है शरीर का विकास, नैतिकता द्वारा भी होता है, बिल्कुल, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है। कहने का मतलब हमारा ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं वो चरित्र का विकास करते हैं। तो याद रखेंगे, इच्छा शक्ति भी शरीर का विकास करता है, नैतिकता भी करता है, बर्ताव एवं व्यवहार भी आपका चरित्र का विकास करता है। याद रखेंगे सभी लोग दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षक का जो बर्ताव होना चाहिए दोस्तों, वो आदर्शवादी होना चाहिए। कहने का मतलब उसके अंदर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। बेशक स्टूडेंट या बच्चा कितनी भी गलतियां कर दे, हमें उसे माफ कर देना है और प्यार से समझाना है। कहने का मतलब वो सर्वोपरि है, वो हमारे सर पे बैठा है, ये समझ लीजिए। उसको आप बिल्कुल भी डांटेंगे नहीं। एक टीचर आदर्शवादी होना चाहिए, याद रखेंगे। बिल्कुल आदर्शवादी शब्द जहां भी होगा शिक्षक से रिलेटेड, तो वहां पर आप बिल्कुल इसका आंसर आदर्शवादी लगा देंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह क्या होगा, एक प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा दोस्तों। याद रखेंगे, क्या होगा, क्या होगा, एक प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, इसका राइट आंसर होगा। तो बुनियादी स्तर पर यानी कि शुरुआत में मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? यानी बच्चा जब खिलौनों को समझ लेता है, ये खिलौना है, इससे मैं खेल सकता हूं, तो वो आयु कौन सी होती है सही सही में? वैसे तो बच्चे, 1 साल के बच्चों को भी झुनझुना पकड़ा दिया जाता है, पर नहीं, पर वो बच्चा उस चीज को समझ नहीं पाता है। पर हाँ,
जो पूर्व बाल्यावस्था होती है दोस्तों, ऑप्शन ए पूरी बाल्यावस्था होती है, ये लगभग 3 से 6 कह सकते हैं, कहीं-कहीं 2 से 7 भी लिखा है। कहने का मतलब 3 वर्ष से लेके 6 से 7 साल के जो बच्चे हो जाते हैं, वो समझदार हो जाते हैं कि ये खिलौना कौन-सा है भाई, ये गाड़ी है, जहाज है, ये क्या है, कैसा कैसा खिलौना है। तो वो बच्चे जान जाते हैं कि ये खिलौना ये है, इसको अगर ये गाड़ी है तो हम इसको ऐसे चलाएँगे, अगर ये जहाज है तो हम इसको हवा में उड़ाएँगे। कहने का मतलब बच्चे खिलौनों को समझने लगते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था में खिलौनों की आयु कहा जाता है, याद रखेंगे सभी लोग दोस्तों। आई होप अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन-सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? यानी कि बौद्धिक जो बुद्ध हमारे दिमाग का जो विकास होता है बच्चे का, जो बच्चे का विकास होता है दिमाग का, तो उस विकास का ऐसा कौन-सा है जो तत्व उसका नहीं है, बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो याद रखेंगे सहनशीलता। ऑप्शन बी सहनशीलता दोस्तों जो बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, याद रखेंगे। बाकी कल्पना करना, चिंतन करना, सृजनात्मक, ये सारे बौद्धिक विकास के तत्व हैं। और ऑप्शन बी सहनशीलता जो कि बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। अच्छे से रट लेंगे इन क्वेश्चनों को दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हम आप लोगों तक हमेशा सीटेट के क्वेश्चन आप लोगों तक मोस्ट इंपोर्टेंट लाते रहेंगे। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। पढ़ने में मजा आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।